हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि एक एनिमे लव स्टोरी है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे दो लवर्स पहले एक दूसरे के एनिमी बन जाते हैं और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग ड्रामा को। कहानी की शुरुआत एक अस्पताल के अंदर से होती है, जहाँ हम एक लड़की को ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए देखते हैं। वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर उनसे बात कर रही होती है। हमें पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसकी बॉडी अभी एक बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, इसलिए उसे ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। इस बात का उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो अपने बेबी से कुछ बातें कर रही होती है। तभी अचानक एक फ्लैशलाइट चमकती है और कहानी बदल जाती है। इस लड़की का नाम लैंसी होता है और उसे अपने पेट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज उसके बच्चे के मन की होती है, जो कहती है, मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पास जो डॉक्टर है जिसका नाम मिस्टर जुत्सु है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है और ये सारी प्लानिंग जानबूझकर की गई है। ये सुनकर नैन्सी को अचानक होश आता है और वो जुत्सु से कहती है कि मुझे ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करना है। जुत्सु कहता है कि अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तुम प्रेगनेंसी की स्थिति में बिल्कुल भी फिट नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उतनी हेल्दी नहीं है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा। नैन्सी कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी। जुत्सु उसे जबरदस्ती करने लगता है और अचानक उसे गुस्सा आ जाता है। नैन्सी भी गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। उधर सीन बदलता है और उसके पति को दिखाया जाता है, जिनका नाम योसिन होता है। वो एक लड़की मिसी के साथ होता है। मिसी योसिन के कान भर रही होती है नैन्सी के खिलाफ और कह रही होती है, आप आराम से चलिए, आपकी वाइफ अंदर किसी लड़के के साथ है। मुझे पता है अपने लवर को किसी और के साथ देखकर दिल कितना टूट जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी वाइफ ऐसी हरकत करेगी। योसिन चुपचाप उसकी बकवास भरी बातें सुन रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि नैन्सी जुत्सु से कह रही होती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जुत्सु उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अब मैं समझ चुकी हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहकर वो गुस्से में जुत्सु को पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक फिसलकर नीचे गिर जाती है। जुत्सु की पैंट उसके हाथों में आ जाती है और जुत्सु भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। अब जुत्सु सबके सामने आधे कपड़ों में खड़ा होता है और नैन्सी नीचे गिरी हुई होती है, जिसके चेहरे पर हैरान करने वाले रिएक्शन होते हैं। तभी अचानक गेट खुलता है और वहाँ योसिन खड़ा होता है, जो नैन्सी और जुत्सु को एक बहुत ही अजीब पोजीशन में पकड़ लेता है और पूछता है, यार ये क्या हो रहा है। नैन्सी बहुत ही क्यूट तरीके से अपने पति को बुलाती है और कहती है, इसी ने मेरे और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। बेबी मुझे गोद में ले लो। इस पर उसका पति उसे इग्नोर करता है और उसके पास आता है। नैन्सी फिर से कहती है, प्लीज। इस पर योसिन उसे उठाता है और पूछता है, तो क्या तुमने मेरा बच्चा अबॉर्ट कर दिया। नैन्सी कहती है, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं क्यों किसी को अबॉर्ट करूंगी। इसने मुझे ट्रिक किया, जानबूझकर मेरे साथ ऐसी चाल चली और कहा कि मेरा बेबी हेल्दी नहीं है और मेरी बॉडी भी उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। ये जानबूझकर ये सब करवाना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी भी बेबी मेरे पेट में है। इस पे जुत्सु कहता है कि तुमने खुद एग्रीमेंट पे साइन किया था। नैन्सी कहती है, बकवास बंद करो, और फिर योसिन से कहती है, प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे लोगों के साथ नहीं रहना है। उधर मिसी कहती है, पर तुम यहाँ तक आई कैसे, तुमने कुछ अप्रोच लगाई होगी। इस पे नैन्सी कहती है, तुम बकवास बंद करो, तुम्हें किसी ने थर्ड पार्टी रोल प्ले करने के लिए नहीं बोला है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी योसिन से कहती है, प्लीज मुझे घर ले चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर योसिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जुत्सु को जोर का पंच मारता है। नैन्सी को बहुत खुशी होती है कि जुत्सु को उसके किए हुए काम की सजा मिल गई। योसिन नैन्सी को गोद में उठाकर सबके सामने घर ले जाता है। जुत्सु दर्द में पड़ा होता है और मिसी ये सब देखकर जलन महसूस कर रही होती है। अब हमें नैन्सी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योसिन नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है। नैन्सी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होती है और पूरे घुटनों के बल बैठी होती है। योसिन उसे खींच रहा होता है, लेकिन नैन्सी बार बार उससे सॉरी कह रही होती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जुत्सु ने मुझसे कहा था कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, मेरी बॉडी हेल्दी नहीं है और हम इस बच्चे को दुनिया में लाकर कैसे पालेंगे, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी बात सुनो। इस पर योसिन कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करूं नैन्सी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। नैन्सी कहती है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो, लेकिन मैं इस बच्चे को उसके डैडी से अलग नहीं करना चाहती। तभी अचानक योसिन को बच्चे की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बच्चा बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले होते हैं। वो कहता है, डैड मॉम सही बोल रही है, ये सब घटिया जुत्सु की वजह से हुआ है। मॉम ने कभी भी मुझे अबॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचा था, प्लीज आप मॉम की बात मान लीजिए। ये सुनकर योसिन को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने बच्चे की आवाज सुनी होती है। वो नैन्सी से कहता है, ठीक है, इस बार हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन तुम वादा करो कि तुम अपना और इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी।
इधर हमें मिसी और जुत्सु को दिखाया जाता है जो बैठकर फिजिकल रिलेशंस बना रहे होते हैं। उसके बाद वे आपस में बात करते हैं कि आखिर उनकी प्लानिंग कैसे खराब हो गई और इन्हें कैसे पता चल गया कि उसकी बॉडी बच्चे को दुनिया में लाने के लिए हेल्दी है। वे कहते हैं कि अब हमें कुछ और करना पड़ेगा और जुत्सु पूरी तैयारी में लग जाता है। इधर नैन्सी को दिखाया जाता है जो बैठकर यही सब सोच रही होती है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी जिसने जुत्सु जैसे लालची इंसान पर भरोसा किया और अपने हैंडसम हस्बैंड को छोड़ने की बात तक कह दी। अब उसका हस्बैंड भी उस पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहा है। उसे किसी भी कीमत पर अपने हस्बैंड का ट्रस्ट जीतना होगा वरना वो और उसकी फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी नैन्सी को योसिन के आने की आवाज आती है। वो तुरंत लेट जाती है और मजेदार अंदाज में कहती है, यहाँ आकर ले जाओ मुझे मेरे हस्बैंड। जैसे ही योसिन उसे देखता है वो अपने कपड़े उठाता है, उसका मुंह दूसरी तरफ कर देता है और कहता है, मैं अभी भी तुम्हें माफ नहीं कर पाया हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ रहने का मौका सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। नैन्सी कहती है, मेरी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ, बस मुझे माफ कर दो। इसके बाद नैन्सी सो जाती है। रात में दोबारा योसिन आता है, नैन्सी से साइड में होने को कहता है और उसे उठाता है। जैसे ही नैन्सी की आंखें खुलती हैं, वो योसिन को बिना कपड़ों के देखती है और उसकी बॉडी को छूने लगती है। योसिन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नैन्सी कहती है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ मेरे डियर हस्बैंड, और उसके कंधों की मालिश करने लगती है। योसिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम हर वक्त हर पल मुझसे झूठ बोलती हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे और जुत्सु के बीच इतनी ज्यादा क्लोजनेस है तो मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आता। नैन्सी कहती है, तुम किस घटिया इंसान का नाम ले रहे हो मिसी? छी छी, उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। उसने तो खुद मुझे बेवकूफ बनाया है। मेरी बात पर भरोसा करो। इस बार मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कसम भी खाती हूँ। लेकिन तभी अचानक उसके पास जुत्सु का मैसेज आ जाता है। ये देखते ही योसिन को गुस्सा आ जाता है। जैसे तैसे वो उस पर भरोसा करने की कोशिश करता है लेकिन ये मैसेज सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। गुस्से में योसिन वहाँ से चला जाता है। नैन्सी को भी गुस्सा आता है। वो जुत्सु को गुस्से भरे मैसेजेस भेज ही रही होती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जुत्सु से एक सॉफ्ट बदला लेगी। वो जुत्सु से कहती है, कल मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, बताओ डेट के लिए क्या पहन कर आऊँ? जुत्सु नैन्सी को एक नंबर की बेवकूफ समझ रहा होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिसी योसिन के कान भर रही होती है और कहती है, तुम्हारी वाइफ एक नंबर की बेवकूफ है। कोई भी लड़की किसी अजनबी की बातों में आकर अपने बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला कैसे कर सकती है, लेकिन उसने किया, समझो वो तुम्हारे लायक नहीं है। इस पर योसिन कुछ भी नहीं बोलता। तभी वहाँ नैन्सी आती है जिसने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहन रखी होती है और कहती है, हस्बैंड ये ड्रेस मैंने आपके क्रेडिट कार्ड से खरीदी है जो आपने मुझे दिया था, अच्छी है ना? योसिन कहता है, हाँ अच्छी लग रही है। नैन्सी उस ड्रेस को फ्लॉन्ट करने लगती है। इस पर मिसी कहती है, तुम्हें पता है ये ड्रेस कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है? नैन्सी बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ड्रेस मुझे मेरे हस्बैंड ने लेने के लिए कहा था इसलिए मैंने ले ली। मिसी कहती है, वैसे भी पैसे कुछ इतने ज्यादा नहीं है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ये सुनकर मिसी चुप हो जाती है। यहाँ योसिन नैन्सी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। नैन्सी योसिन को किस करती है और कहती है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देखकर मिसी को और ज्यादा जेलसी महसूस होती है। यहाँ हम देखते हैं कि मिसी इन दोनों के बीच के इस क्लोज मोमेंट को खराब करने के लिए डिवोर्स से जुड़ी बातें करने लगती है। इस पर नैन्सी कहती है, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे रही हूँ और हमारे बीच जो भी नाराजगी है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर वो मिसी से कहती है, जब दो कपल साथ बैठे हों तो किसी को भी किसी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहिए और शायद ये बात मिसी को पूरी जिंदगी याद रखनी चाहिए। मिसी कहती है, तो इसमें मेरी क्या दिक्कत है? नैन्सी जवाब देती है, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड की क्या लगती हो जो तुम हर बात पर उसे एडवाइस देने चली जाती हो? मिसी कहती है, मैं योसिन की बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम्हें इससे क्या? नैन्सी कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कल से तुम मेरे हस्बैंड और मेरी पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं दोगी, हमसे दूर रहोगी। इस पर योसिन कहता है, ठीक है जो करना है तुम कर सकती हो। यहाँ हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर नैन्सी योसिन को बहुत प्यारी लग रही होती है लेकिन उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि कैसे पहले नैन्सी जुत्सु के चक्कर में उसे धोखा दे चुकी है। इसके बाद योसिन चुपचाप अपने ऑफिस चला जाता है। इधर नैन्सी को योसिन की तरफ से भेजा गया ब्रेकफास्ट मिलता है जिसे बनवाने के लिए योसिन ने कहा होता है। उसका बेबी उसे समझाता है कि आगे से जुत्सु की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना है। नैन्सी ये डिसाइड करती है कि वो जुत्सु से हर एक चीज का बदला लेगी, हर एक धोखे का बदला लेगी। इधर हम देखते हैं कि मिसी अब योसिन के ऑफिस जाती है और बताती है कि उन्होंने जो नया प्रोजेक्ट तैयार किया था उसकी किसी ने कॉपी निकालकर कहीं और दे दी है। अब जो इन्वेस्टर है वो उस प्रोजेक्ट में मैनिपुलेशन करने की बात कर रहा है। ये सारी बातें योसिन को याद आती हैं। तभी नैन्सी दूध देने के बहाने योसिन के रूम में आती है। उसी मोमेंट में उसने वो सारी फाइल्स USB ड्राइव में निकाल ली होती हैं और किसी को जरा सा भी शक नहीं होने दिया होता है।
अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नैन्सी जुत्सु से मिलने के लिए क्लब के अंदर जाती है जहां जुत्सु उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है तो तुम फाइनली आ गई। वहां नैन्सी प्यार में होने की एक्टिंग कर रही होती है ताकि वो यूएसबी ड्राइव वापस ले सके। इस दौरान जुत्सु से कई बातें करता है और कहता है जो यूएसबी ड्राइव तुमने मुझे दी थी मैंने अभी तक उसे बेचा नहीं है। अगर मैं उसे बेच दूं तो सोचो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। इधर हम देखते हैं कि यूसिन भी उसी क्लब में होता है और नैन्सी को वहाँ देख लेता है। वो नैन्सी को टेक्स्ट करता है तुम कहाँ हो। नैन्सी जुत्सु से झूठ बोलती है कि मैं घर पर हूँ और रेस्ट कर रही हूँ। तुम कब तक वापस आओगे। ये देखकर यूसिन को बहुत बुरा लगता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है तुम ऐसी लड़की के साथ क्यों रह रहे हो जो तुमसे सच तक नहीं बोलना चाहती और यहाँ किसी अजनबी लड़के के साथ डेट पर आई है। यूसिन दिल पर पत्थर रखकर कहता है हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ और ये बात वो भी जानती है। इस पर उसका दोस्त कहता है तुम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा। ये सब बातें यूसिन को बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही नैन्सी ने उसे वादा किया था कि वो सारी बातें सच बोलेगी, लेकिन फिलहाल उसे फिर से धोखा मिल रहा होता है। वो बहुत बुरा महसूस करता है और चुपचाप बैठकर ये सब सह रहा होता है। इधर जुत्सु और नैन्सी एक दूसरे के क्लोज होते हैं लेकिन कुछ भी रोमांटिक नहीं कर रहे होते। नैन्सी सिर्फ ये पता लगा रही होती है कि उसने यूएसबी ड्राइव किन किन लोगों को शेयर की है और अब कितने लोग बाकी हैं ताकि वो उसे चुरा सके और यूसिन के स्पेशल प्रोजेक्ट को बचा सके। वो ये सब अपने हस्बैंड और कंपनी के लिए कर रही होती है। आखिर में नैन्सी कहती है ठीक है अब मैं घर चलती हूँ, बाद में बात करेंगे। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है जुत्सु कहता है इतनी जल्दी मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। हम देखते हैं कि वो उसे ट्रक वाली ड्रिंक पीने के लिए कहता है। जैसे ही नैन्सी वो ड्रिंक लेने वाली होती है उसका बेबी कहता है मदर ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ये ड्रिंक पी ली तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इस अंकल ने इसमें ड्रग्स मिला रखे हैं, ये अंकल कितना बुरा है। ये सुनकर नैन्सी वो ड्रिंक उठाकर सीधे जाकर जुत्सु के मुंह पर फेंक देती है और हम देखते हैं कि यूसिन और उसका दोस्त ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। नैन्सी चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे प्यार के चक्कर में ये ड्रिंक पी लूंगी। ये कहते हुए वो जुत्सु को जोर का थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे कपड़े खराब किए। इस घटिया ड्रिंक को फेंक कर अब मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। नैन्सी कहती है मजा तो मैं तुम्हें चखाऊंगी, तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसानों से डील करना मुझे आता है। जैसे ही वो जुत्सु को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी वहाँ यूसिन आ जाता है। यूसिन आते ही जुत्सु को जोर का पंच मारता है। यहाँ उनका होने वाला बेबी खुश हो जाता है कि मॉम डैड उसे प्रोटेक्ट करने आ गए हैं। इसके बाद यूसिन नैन्सी से सवाल करता है तुमने तो कहा था कि तुम घर पर हो और सो रही हो। नैन्सी जवाब देती है मैं कुछ जरूरी काम निपटाने आई थी जो पहले से बचे हुए थे। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अब नैन्सी यूसिन के साथ होती है और उसे बहुत ज्यादा रोमांटिक फील हो रहा होता है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नैन्सी यूसिन के सामने गिड़गिड़ा रही होती है और क्यूट सी एक्टिंग कर रही होती है। वो बहुत प्यारी लग रही होती है। हालांकि वो यूसिन को ये पूरी बात नहीं समझा पाती कि उसके और जुत्सु के बीच क्या हुआ था, लेकिन यूसिन उससे कहता है तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा गलत है। मुझे पता है तुमने क्या किया, तुमने कंपनी के कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं। नैन्सी कहती है लेकिन वे तो मेरे पास ही हैं और जल्दी से यूएसबी ड्राइव निकालकर यूसिन को दे देती है। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। यूसिन यूएसबी को लैपटॉप से कनेक्ट करता है और कहता है शुरुआत में मैं उस पर फेवर करता था लेकिन अब मुझे उसकी रियलिटी समझ आ गई है। यहाँ यूसिन को भी रिग्रेट महसूस होता है। नैन्सी कहती है मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ, मैंने जो भी किया है सब आपके पर हमारे बच्चे के लिए, हमारी फैमिली के लिए किया है और मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। उस मोमेंट पर यूसिन थोड़ा सा उसके प्यार में खो जाता है और उसे लगता है कि नैन्सी सच बोल रही है। वो उसकी आंखों में देखने लगता है लेकिन फिर खुद को संभालते हुए लैपटॉप उठाकर वहां से चला जाता है। इधर जुत्सु को दिखाया जाता है जो यूएसबी ड्राइव बेचने जाता है, लेकिन अब जो यूएसबी ड्राइव नैन्सी ने यूसिन को दी थी और जो जुत्सु के पास थी उसमें फर्क निकल आता है। जिसने वो यूएसबी खरीदी होती है वो उसके बदले बहुत सारे पैसे देने को तैयार होता है। जुत्सु माला माल होने वाला होता है लेकिन वो आदमी कहता है मैं जो अमाउंट पे कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा है, इसलिए जो कंटेंट तुम लाए हो उसे मैं एक बार चेक करना चाहूंगा। जैसे ही वो यूएसबी को लैपटॉप से लगाता है उसके अंदर कार्टून और फनी वीडियोस निकलती हैं। जुत्सु सन रह जाता है। उसे याद आता है कि कैसे कल नैन्सी ने उसकी पैंट पे हाथ रखा था और यूएसबी ड्राइव बदल दी थी। इसका मतलब उनके बीच धोखा हुआ था। इसी वजह से नैन्सी उसके सामने इतनी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसका काम हो चुका था। अब जुत्सु शॉक में होता है। वहाँ मौजूद लोग उसे बुरी तरह मारते हैं और कहते हैं तुमने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन उसी पल जुत्सु कसम खाता है कि वो नैन्सी को नहीं छोड़ेगा।
इधर नैन्सी को दिखाया जाता है जो यूसिन के रूम में गरम गरम दूध ले जाना चाहती है, क्योंकि वो पूरी रात प्रोजेक्ट और मीटिंग्स पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसमें रूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। उधर यूसिन को अपने बेबी की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि नैन्सी आस पास ही है। नैन्सी उसके रूम के बाहर छिपी होती है। यूसिन उसके पास आता है और जैसे ही नैन्सी आगे की तरफ मुड़ती है, उसके हाथ का दूध का गिलास यूसिन पर गिर जाता है। यूसिन कहता है, तुमने ये क्या किया? नैन्सी कहती है, मुझे माफ कर दो, और जल्दी जल्दी उसे साफ करने लगती है। यूसिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? नैन्सी जवाब देती है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे पता था कि आप पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सोचा दूध दे दूं। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। यूसिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ, और वो स्माइल करता है। नैन्सी को एहसास हो जाता है कि यूसिन ने उसे माफ कर दिया है। रात के समय नैन्सी यूसिन के साथ सो रही होती है। वो उसकी तरफ देखती है। यूसिन सो चुका होता है। वो बार बार कहती है, क्यों ना हम बाहर खाने चले, लेकिन यूसिन इग्नोर करता रहता है। वो उसके चेहरे और बॉडी को टच करती है, किस करने जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यूसिन एक्टिंग नहीं कर रहा, वो सच में सो चुका है। अगली सुबह जब नैन्सी की आंख खुलती है तो यूसिन बिना बताए ऑफिस चला जाता है। नैन्सी को लगा था कि वे दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन उसे महसूस होता है कि यूसिन अब भी उससे बहुत नाराज है। वो तैयार होकर नीचे आने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि नीचे उसकी मदर इन लॉ आ चुकी हैं, जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब नैन्सी नीचे आती है तो देखती है कि मिसी उसकी मदर इन लॉ के कंधे दबा रही है और उनकी खूब सेवा कर रही है। यहाँ उसका बेबी बताता है कि मिसी ये सब इसलिए कर रही है ताकि मदर इन लॉ नैन्सी को डैडी की लाइफ से निकाल दे और मिसी खुद उनकी लाइफ में आ जाए। वो बहुत लालची और गंदी लड़की है, इसलिए जानबूझकर ये सब कर रही है। नैन्सी कहती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। वो अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है और पूछती है कि उनका यहाँ आना कैसे हुआ। इस पर मदर इन लॉ कहती हैं, क्यों नहीं आ सकती हूँ। नैन्सी कहती है, हाँ आप बिल्कुल आ सकती हैं। तभी मदर इन लॉ गुस्से में भड़क जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के चिराग को इस दुनिया से मिटाने की। नैन्सी कहती है, अच्छा तो ये खबर आपको किसी ने दी है, मतलब वो आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड होगी, है ना। ये कहते हुए वो मिसी पर ताना मारने लगती है। वो कहती है, मैं उस दिन अपने रूटीन चेकअप के लिए गई थी, ये बात मैं आपकी क्लोज फ्रेंड को क्यों बताऊंगी। इसके बाद मिसी और नैन्सी के बीच बहस शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी इनोसेंस के दम पर इस बहस को जीतने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि वो मिसी को बहुत ज्यादा प्रोवोक कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि जो नैन्सी का बेबी होता है वो बातें करने लगता है और उसकी जो वॉइस होती है वो उसकी ग्रैंड मदर को सुनाई दे रही होती है, जिससे उन्हें सारी बातों की हिंट लग रही होती है। वो बोल रहा होता है कि ग्रैंड मदर इज कमिंग, लेडी की बातों पर यकीन मत करना, इसलिए मेरी मॉम को फंसाने की कोशिश किया। पहले भी उसने उसी घटिया इंसान के साथ मिलकर मेरी मॉम की जान लेने की कोशिश की है। इधर मिसी को गुस्सा आ जाता है। वो नैन्सी को धक्का मार देती है। नैन्सी नीचे गिर जाती है, जिस पर यूसिन की मॉम को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो मिसी को जोर का चांटा मारती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ को धक्का मारने की। तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट है, हमारे घर का चिराग इस दुनिया में आने वाला है और तुम उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो नैन्सी को उठाती है और उससे पूछती है, बेटा तुम ठीक हो। नैन्सी बोलती है, मैं ठीक हूँ मॉम, जिस पर उसकी मदर खुश होती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे और हेल्दी बेबी को इस दुनिया में लेकर आओ। और वो उसे अपना फैमिली का एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और कहती है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था और ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। और नैन्सी उस ब्रेसलेट को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिसी को तो समझ नहीं आता कि 2 मिनट पहले जो औरत से इतनी ज्यादा नफरत कर रही थी अब इसका फेवर कैसे कर रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इधर हम देखते हैं नैन्सी जो डिसाइड करती है अगले दिन कि वो यूसिन के लिए लंच लेकर जाएगी और वो ऐसा ही करती है। वो उसके ऑफिस में लंच लेकर जाती है, पर वहाँ पर मिसी पहले से ही यूसिन के लिए लंच लेकर बैठी होती है। नैन्सी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसके पास जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये ऑफिस मेरे हस्बैंड का है तो तुम्हें आने की परमिशन किसने दी है। और वो उस पर भड़कने लगती है और कहने लगती है, जो तुम घटिया सूप लेकर आई हो मेरा हस्बैंड वो नहीं खाता है और ना ही उसे ये सूप वगैरह पसंद है, जल्दी से यहाँ से जाओ। और वो उसे सबके सामने भगा देती है और फिर यूसिन से कहती है, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ, तुम्हारी फेवरेट फिश, ये तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। यूसिन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है, वो उससे नाराज होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अभी भी इस लड़की की बातचीत जुत्सु से हो रही है। नैन्सी बोलती है, मुझे पता है तुम किस चीज से नाराज हो, पर मैं जुत्सु के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरी बात समझो। और वो यूसिन से बोलती है, ट्राई करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बाहर रखा हुआ सूप पी लेती है जो कि मिसी लेकर आई होती है और सूप को पीने के बाद उसके बॉडी में अजीब से चेंजेस होने लगते हैं। इधर यूसिन लाया हुआ उसका खाना खाने लगता है। इधर नैन्सी यूसिन की तरफ अट्रैक्टिव फील करने लगती है और उसे जबरदस्ती किस करने लगती है और किस करते करते वो उसके पास में ही बेहोश हो जाती है।
अगले सीन में यूसिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बोलता है इसने रोमांटिक ड्रग्स लिए थे। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। दोनों कपल को एक डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना ऐसी सिचुएशन में बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा। क्या आप ऐसी चीज चाहते हैं? जिस पे वो बोलता है मुझे माफ करना डॉक्टर, मैं नेक्स्ट टाइम से इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। इधर थोड़ी देर में नैन्सी को होश आ जाता है और वो यूसिन से पूछती है आखिर मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जिस पर यूसिन बोलता है जैसे ही तुमने उस सूप को पिया तुम अजीब तरीके से हरकतें करने लगी, समझ नहीं आ रहा था तुम्हें क्या हुआ था। जिस पर नैन्सी बोलती है मुझे नहीं पता। और हम देखते हैं कि जो यूसिन होता है वो सूप को इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में भेजता है और पता चलता है कि ये मिसी की चाल थी। उसके बाद यूसिन नैन्सी को घर ला रहा होता है। ये दोनों कार में होते हैं। नैन्सी यहाँ पे बैठी होती है और यूसिन उसके लिए सीट बेल्ट लगा रहा होता है। रास्ते में इनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसिन की मॉम ने उन दोनों को घर पे डिनर के लिए इन्वाइट किया होता है। और जैसे ही ये दोनों अपनी मदर इन लॉ के यहाँ डिनर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर होती है उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि यूसिन की सिस्टर, जो कि नैन्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो नैन्सी के हाथ में अपनी मॉम का ब्रेसलेट देखकर और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। जिस पर उसकी मॉम कहती है अब तो तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओ क्योंकि बहुत जल्दी तो मामी बनने वाली हो। यूसिन का बेबी इस दुनिया में आने वाला है तो तुम्हें थोड़ा मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रही हो। और वो यूसिन को अपने पास बैठाती है और उसे खाना खाने के लिए बोलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब नैन्सी और यूसिन सीधा घर वापस आ गए होते हैं। इधर जो नैन्सी होती है वो यूसिन के क्लोज आ रही होती है और यूसिन उससे बोल रहा होता है तुम्हें हो क्या गया है। नैन्सी बोलती है मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करती हूँ। मन करता है बस तुम्हारे पास बनी रहूँ। यूसिन उससे बोलता है मुझे कुछ काम है और हम देखते हैं कि वो उसे सही से इग्नोर करके अपने स्टडी रूम में चला जाता है। यहाँ पर यूसिन को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होता है कि नैन्सी के पास में जो बेबी है वो उसका है या किसी और का। इसलिए वो अपने फ्रेंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो उस बच्चे के पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आए। इधर में दिखाया जाता है यूसिन की सिस्टर को, जिसको नैन्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और उसे मिसी अच्छी लगती है। और वो अगले दिन मिसी से मिलने जाती है और बोलती है मुझे नहीं लगता कि मेरे घर से दूर जाने के बाद वो लड़की मेरी मॉम और मेरे ब्रदर की लाइफ में एक स्पेस बना लेगी। मैं उसे जैसे तैसे करके अपने घर से निकालना चाहती हूँ। मिसी बोलती है पर मैं क्या करूं इस चीज में। जिस पर वो बोलती है मुझे भी पता है कि मैं फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ और तुम्हें भी पता है कि सिर्फ तुम मेरे काम आ सकती हो। तुम कुछ करो, मुझे नैन्सी उस घर में नहीं चाहिए। जब से वो आई है मेरी मॉम और मेरे ब्रदर उसके पीछे पागल हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। वो बस हर वक्त उसकी बातें करते रहते हैं। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मिसी बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पर वो बोलती है जैसे ही नैन्सी मेरे घर से बाहर जाएगी मैं अपने ब्रदर को कन्विंस करूंगी कि वो तुमसे शादी कर ले और तुम दोनों की शादी हो जाएगी। जिस पर वो एक दूसरे की प्लानिंग में साथ देने का प्रॉमिस करते हैं। इधर यूसिन और नैन्सी बच्चों की शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी यूसिन से क्वेश्चन करती है कि उसे बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए। जिस पर यूसिन पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। नैन्सी बोलती है मुझे तो बॉय चाहिए। और उसका बच्चा भी रिस्पॉन्स करता है कि अगर मैं लड़का हुआ तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेबी बनूंगा। लेकिन यूसिन बोलता है मुझे बेबी गर्ल पसंद है। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में मेरी एक बेबी गर्ल हो जो मुझे डैडी कहकर बुलाए। नैन्सी बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें बेबी गर्ल मिलेगी। यूसिन हंसने लगता है और बोलता है ये सब चीज़ें तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है। और वो जो उनका बच्चा होता है वो भी उनकी बातें एंजॉय कर रहा होता है। इधर यूसिन डिसाइड करता है कि वो नैन्सी को बता देगा कि उसे अपने बेबी की बातें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे लगता है कि शायद नैन्सी उसे पागल समझेगी और वो डर जाएगी, इसलिए वो ये चीज ड्रॉप कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन नैन्सी को एक रेस्टोरेंट में बिठाकर खाने के लिए कुछ ऑर्डर करने का बोलता है और खुद कुछ उसके लिए लेने चला जाता है। तभी वहाँ पर जुत्सु आ जाता है और जैसे ही वेटर को बुलाती है वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी, तुमने ये सब क्या किया। उस दिन यूएसबी ड्राइव क्यों चेंज की। नैन्सी बोलती है तुम कर क्या रहे हो यार। और वो चिल्लाने लगती है और यहाँ पर नीचे गिर जाती है और सबके सामने दिखाती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये घटिया आदमी मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। वो आसपास के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सब उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और वो जुत्सु से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रेग्नेंट लेडी को सताने की। जुत्सु बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया। और नैन्सी बोलती है वही तो मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड था
और जैसे ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूँ। जब मैंने मना किया तो देखा आप लोगों ने कैसे यहाँ आकर ये मुझे परेशान कर रहा है, जिस पर वो सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। नैन्सी रो रही होती है और यहाँ पर जो जुत्सु होता है वो शॉक होता है और बोलता है अपनी नौटंकी बंद करो, तुम सबसे क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया, मैंने ऐसा नहीं किया। और तभी वहाँ पर यूसिन आ जाता है जो उनकी बातें सुन लेता है और वो गुस्से में बाहर से चला जाता है। नैन्सी को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब नैन्सी अपने घर जाती है और वो यूसिन को फोन पर फोन कर रही होती है। यूसिन उसका फोन इग्नोर कर रहा होता है। उसे तभी पता चलता है कि यूसिन गुस्से में एक क्लब में ड्रिंक करने गया है। नैन्सी जल्दी से कार लेकर यूसिन को क्लब से लेने के लिए जाती है और उसे लग रहा होता है कि यूसिन सोच रहा होगा कि ये लड़की कितनी बड़ी हार्टलेस इंसान है। इधर यूसिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और कई सारी लड़कियां उसके पास आती हैं उसे डेट के लिए पूछने के लिए। तब तक नैन्सी वहां पर पहुंच जाती है। इधर यूसिन का फ्रेंड भी उसे समझाता है कि वो जाकर उसे घर ड्रॉप कर देगा, पर यूसिन उसकी बात नहीं मानता। नैन्सी कहती है मैं मदद करती हूँ और हम देखते हैं कि वो लड़कियों से कहती है ये ऑलरेडी बुक है, ये मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, तो आप कहीं और जाकर ट्राई कीजिए, आपको किसी और से पूछना चाहिए अपनी डेट के लिए, माफ कीजिएगा। और वो उन लड़कियों को धक्का दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो फिर भी वहाँ से नहीं जाती और बोलती है यूसिन तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम मुझे ट्राई कर सकते हो। यूसिन उसकी तरफ देखता है और उसे इग्नोर करता है। नैन्सी बोलती है घर चलो प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। वो जैसे तैसे करके यूसिन को गाड़ी के अंदर लेकर आती है। यूसिन बोलता है मैं ड्राइव करता हूँ। नैन्सी बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्यों ड्राइव करोगे, मैं कर सकती हूँ ये काम। और हम देखते हैं कि वो यूसिन को बैठा देती है और उससे कहती है तुम क्यों नाराज हो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, पर वो भी हरकतें कर रहा था, उसने वहाँ आकर मेरा हाथ पकड़ा। मिसी तुम वहाँ नहीं थे, मैं किससे मदद मांगती, गलती से अगर वो मेरे ऊपर हाथ उठा देता तो मैं और मेरा बेबी क्या करते, तुम्हें समझना होगा। यूसिन उससे बोलता है तो तुम मुझे बता देती। नैन्सी बोलती है वही तो एक्सप्लेन करना चाह रही थी, पर तुम तो वहाँ से पहले से ही भाग गए। मैंने लोगों से मदद ली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं जुत्सु को क्यों प्यार करूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और वो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर रही होती है। यूसिन उसकी बातों में आ रहा होता है और कह रहा होता है सच में तुम सब कुछ सच बोल रही हो नैन्सी। नैन्सी और यूसिन एक दूसरे को अचानक किस कर लेते हैं और नैन्सी बोलती है सच में मेरी बॉडी में जो खून दौड़ रहा है उसकी कसम खाकर बोल रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूसिन का दोस्त आता है और बोलता है वो जो तुमने डीएनए टेस्ट लाने के लिए बोला था वो आ गया है, ये बच्चा तुम्हारा ही है। नैन्सी ये बात सुनकर और ज्यादा शॉक हो जाती है और यूसिन से बोलती है इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं था। अब यूसिन को नैन्सी को मनाना पड़ता है और एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे घर लेकर आता है और उससे बोलता है ये सारी कंडीशंस तुम्हारी वजह से मुझे क्रिएट करनी पड़ी, तुमने कभी भी मुझे अपने हस्बैंड की तरह एक्सेप्ट नहीं किया, मैं क्या करूं बताओ, कहीं तो ट्रस्ट दिखाना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनके घर की कुक होती है वो उनके लिए खाना लेकर आती है। अब ये दोनों बैठकर खाना खाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुक होती है वो यूसिन और नैन्सी के रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है मुझे अच्छा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ऐसे ही हमेशा साथ बने रहिए। लेकिन अचानक से नैन्सी को अनईजी फील होने लगता है और उसे लगता है कि शायद आसपास कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ पर यूसिन की सिस्टर आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। और यूसिन की सिस्टर यहाँ पर नैन्सी के लिए पॉइजन भरा सूप लेकर आई होती है ताकि वो उसे पीकर इस दुनिया से कहीं दूर चली जाए, इवन उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाए। लेकिन नैन्सी का बेबी उसे इन सब चीजों के बारे में पहले ही सिग्नल दे देता है। वो बोलता है मॉम ये हमारे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश कर रही है, आप इसे इग्नोर कीजिए। नैन्सी इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी यूसिन की सिस्टर उससे बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से बना के लाई हूँ, वैसे भी ये बहुत ज्यादा हेल्दी है, एक बार ट्राई तो करो। नैन्सी बोलती है बिल्कुल ट्राई करूंगी, क्या तुम इसे पीना चाहोगी, तुम भी एक दोस्त की तरह पीकर बताओ कैसा बना है, खुद के हाथ का खाना तो टेस्ट करना ही चाहिए। जिसको सुनकर वो शॉक हो जाती है। नैन्सी बोलती है चलो जल्दी पियो और हम देखते हैं कि वो उसे फोर्स करने लगती है, जिस पर वो सूप का बॉक्स नीचे गिरा देती है और सारा खाना फैल जाता है। और नैन्सी बोलती है मुझे माफ करना, गलती से मैंने इसे नीचे गिरा दिया। और फिर वो बोलती है मैं तुम्हारी चालाकी समझ चुकी हूँ। अब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे से उसे धक्का दे देती है और नैन्सी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
उसका पेट दर्द कर रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारा ब्लड होता है। ऐसा लगता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मर चुका है। नैन्सी को भी बहुत दर्द महसूस हो रहा होता है। वो लड़की डर की वजह से वहाँ से भाग जाती है ताकि कोई उसे ना देख ले। इधर योसिन के ऑफिस में ये खबर जाती है। वो एक मीटिंग ले रहा होता है और उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है, बॉस आपका बच्चा और मैडम दोनों खतरे में हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और आपको बुलाया गया है। डॉक्टर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बताती है। हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। योसिन की सिस्टर और उसकी मदर पहले से ही वहाँ होती हैं। योसिन की सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होती है पर योसिन की मॉम बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। योसिन भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। डॉक्टर आती है और बोलती है, बच्चा और मदर दोनों को हमने बचा लिया है पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, हर वक्त आपका गुड लक नहीं चलता। जिसे सुनकर वो शॉक होता है और बोलता है, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? योसिन की सिस्टर को ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि इन दोनों को तो मर जाना चाहिए था। उसने पूरी कोशिश की थी। फिर वो सोचती है, खैर छोड़ो, वहाँ पर कोई भी नहीं था। किसी को क्या पता मैंने इनके साथ क्या किया, इन्हें कैसे पता चलेगा। हम देखते हैं कि योसिन अंदर जाता है। इधर मिसी को दिखाया जाता है जिसे इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। इधर हम देखते हैं कि सब नैन्सी से मिलने आते हैं। नैन्सी की आंखें खुलती हैं। वो अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है, सब ठीक है ना? योसिन बोलता है, हाँ सब ठीक है। नैन्सी बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने इस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। योसिन बोलता है, सब सेफ है, हमारा बेबी भी सेफ है। नैन्सी खुश होती है लेकिन तभी उसकी मदर इन लॉ पूछती है, बेटा मुझे बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था। और जैसे ही नैन्सी बताने चलती है तभी योसिन की सिस्टर घबराते हुए बोलने लगती है, सब कुछ मेरी गलती है। दरअसल स्टेयर्स पर मेरा पैर स्लिप हो गया था, मैंने देखा नहीं, शायद उनसे कुछ नीचे गिर गया होगा, इसीलिए वो गिर गई होगी। मुझे देखना चाहिए था। लेकिन नैन्सी कुछ जवाब नहीं देती। तभी अचानक से उसका बेबी बोलने लगता है और कहता है, इतनी कनिंग आंटी मैंने कभी नहीं देखी, सारी गलतियां इन्होंने की हैं। ग्रैंडमदर, डैडी, आप इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना, इन्होंने मेरी मॉम को धक्का दिया और इन्हें लग रहा है कि वहाँ पे कोई कैमरा फुटेज नहीं थी तो सब इसके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे। उन्होंने मेरी मॉम की जान लेने की कोशिश की है। योसिन और ग्रैंडमदर दोनों ये बात सुन लेते हैं और वो अपनी सिस्टर और डॉटर की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। वो एकदम से बोलती है, आप दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? योसिन बोलता है, तुम वहाँ पे थी ना और तुम यहाँ पे झूठ बोल रही हो। जिसपे वो कहती है, ब्रदर आप मेरे ऊपर यकीन करें, मैं वहाँ पे होती तो मैं सिस्टर के साथ ऐसा कैसे होने देती। जिसपे योसिन बोलता है, एक सेकेंड, वहाँ पे मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है, उसकी फुटेज अभी मंगवाता हूँ। ये सुनकर नैन्सी शॉक होती है और हम देखते हैं कि योसिन फुटेज मंगवाता है। उसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि उसकी सिस्टर ने नैन्सी को धक्का दिया है। और हम देखते हैं कि उसकी मॉम को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी डॉटर को वहीं पर थप्पड़ मारकर गुस्से में वहाँ से भेज देती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी ये देखकर सोचने लगती है कि मेरी तो सिर्फ मिसी और जुत्सु से दुश्मनी थी, इसको अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ये मेरे साथ दुश्मनी निकालने लगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक दिन उसने इन दोनों को एक कैफे में साथ में बैठे हुए देखा था। योसिन उससे बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? और नैन्सी बोलती है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और उसकी मदर भी कहती है, ठीक है, हम तुम्हें घर ले चलेंगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि योसिन की सिस्टर मिसी के पास कॉल करती है और बोलती है, सारा प्लान बिगड़ गया, मैंने पूरी कोशिश की उन दोनों को मारने की पर पता नहीं उनका लक कितना अच्छा है कि वो बच गए। ऊपर से मेरी फैमिली को सारी सच्चाई पता चल गई, उन्होंने मुझे वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? नैन्सी जैसे ही घर पहुँचती है उसे वो कैमरा दिखाई देता है और वो योसिन के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, तुमने ये कैमरा यहाँ क्यों लगाया था? क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं था कि मैं ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। योसिन बोलता है, मैंने तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। उसका बेबी उसे समझाता है कि मॉम डैडी के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, इसी कैमरा की वजह से आज हम दोनों डैडी के सामने इनोसेंट प्रूव हुए हैं, जिसने गलती की है उसे पनिशमेंट मिलेगी मिसी को। जिस पर नैन्सी शांत हो जाती है। योसिन उसे पानी पिलाता है। नैन्सी उसकी तरफ देख रही होती है और योसिन उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है। योसिन और नैन्सी थोड़े शर्माने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बैठते हैं और योसिन बताता है, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे बताना है कि जिस डॉक्टर को आप पिछले 20 सालों से अपने साथ रख रही हैं वो आपकी डॉटर नहीं है। आपकी डॉटर को हॉस्पिटल में घर के नौकरों ने एक्सचेंज कर दिया था। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोलती है, मेरी बायोलॉजिकल बच्ची कहाँ पर है? जिस पर योसिन बोलता है, हम उसे ढूंढ लेंगे पर आप शांत रहिए। और तभी अचानक से वहाँ पर योसिन की अडॉप्टेड सिस्टर आ जाती है जो ये सारी बातें सुन लेती है। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है वहाँ पर रखा हुआ बोल नीचे गिर जाता है जिससे सबको आवाज सुनाई दे जाती है और पता चल जाता है कि कोई उनकी बातें चोरी छुपे सुन रहा था और वो उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं। इधर योसिन को पता चल चुका होता है कि उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर एक कंट्री साइड एरिया में है और उन्हें उसे वहां पर लेकर जाना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, जैसा कि तुमने सारी बातें सुन ली हैं
तो हमें सच्चाई पता चल चुकी होती है। लेकिन यूसिन की अडॉप्टेड सिस्टर सारा ब्लेम नैन्सी के ऊपर डालने लगती है और कहने लगती है, मुझे पता है मैंने गलती की है आपको धक्का मारकर, पर नैन्सी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने मेरी फैमिली को मेरे अगेंस्ट में क्यों कर दिया है? यूसिन बोलता है, इसमें वो कहाँ से बीच में आ गई है, और वो प्रूफ दिखाता है और बोलता है, ये देखो, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो हमने हॉस्पिटल से मंगवाई हैं और हमें साफ साफ पता चल चुका है कि तुम हमारी रियल सिस्टर नहीं हो, पर हम अभी तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन के पास कॉल आता है कि उसकी सिस्टर मिल चुकी है और उसे उन्हें पिक करने के लिए गाँव आना है। यूसिन अपनी मॉम से बोलता है, आप यहाँ के मैटर को देखिएगा, मैं जाकर कंट्री साइड से अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर को लेकर आता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि जो यूसिन की अडॉप्टेड सिस्टर होती है वो अपनी मॉम से कहती है, तो आप मुझे क्या करना है, क्या मैं अपने सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊँ? जिस पर यूसिन की मॉम उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, बेटा हमने तुम्हें यहाँ से जाने की बात नहीं की है। मेरी बायोलॉजिकल डॉटर के मिलने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी हो जितने मेरे बाकी के 2 बच्चे हैं। मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। जिसको सुनकर वो खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि अगले सीन में नैन्सी और उसकी मदर इन लॉ साथ में खड़ी होते हैं। उसकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और कहती है, तुम्हें पता है अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है? पिछले 20 सालों से मैं अपनी बेटी से दूर हूँ और अभी मैं उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ और फाइनली अब मेरी फैमिली रीयूनाइटेड होगी। नैन्सी बोलती है, मदर इन लॉ आपको समझना चाहिए कि आप अभी तकलीफ में हैं और अभी आपको खुद से हिम्मत चाहिए होगी। वो आ रही है थोड़ी देर में। यूसिन की बायोलॉजिकल सिस्टर आ जाती है। यूसिन भी उनके साथ होता है। यूसिन की मॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो 20 सालों बाद अपनी फैमिली से मिल रही होती है। वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और हम देखते हैं कि तभी उसे किसी बच्चे की आवाज़ आती है। ये यूसिन का बेबी होता है जो अपनी मॉम के पेट से बोल रहा होता है और अपनी आंटी को फैमिली में आने के लिए कंग्रेचुलेशंस कर रहा होता है। जिसको सुनकर वो क्वेश्चन करती है, मॉम हमारे घर में कोई बच्चा है क्या? जिस पे उसकी मॉम बोलती है, बेटा तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बहुत जल्दी एक क्यूट से बेबी को इस दुनिया में लाने वाली है, तो मैं उसका ध्यान रखना होगा। जिसको सुनकर इन्हें साफ साफ क्लियर हो जाता है कि ये भी उस बच्चे की बातें सुन पा रही हैं और इससे साफ साफ क्लियर ये है कि यही उनकी फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी यूसिन से बोलती है, क्यों ना अब हम बाहर खाना खाने चलें? यूसिन बोलता है, बिल्कुल। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी लेटी होती है और वो अपने बेबी से बातें कर रही होती है और तभी उसका बेबी जोर से किक करता है और वो साइड करती है कि वो स्पेशल मोमेंट को यूसिन के साथ भी शेयर करेगी। और हम देखते हैं कि वो भागती हुई यूसिन के पास जाती है। यूसिन जो बाथरूम में नहा रहा होता है दरवाजा खोलकर, और तो उसकी बॉडी को देखती रह जाती है और बोलती है, तुम गेट खोलकर क्यों नहा रहे थे? तुम्हें पता है तुम कितने ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो? यूसिन उससे बोलता है, तो तुम देखना बंद करो, तुम्हें पता नहीं है तुम प्रेग्नेंट हो। नैन्सी बोलती है, हाँ पर इसमें देखने में क्या बुराई है? मैं कुछ गलत हरकत थोड़ी ना कर रही हूँ, और वैसे भी आप तो मेरे हस्बैंड हैं। और वो उसे टच करके छोड़ने लगती है। यूसिन उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी की आंख खुलती है और यूसिन जो होता है वो जाग चुका होता है और वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। नैन्सी उसे प्यार से देख रही होती है और कह रही होती है, मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हें परेशान करने में, कुछ भी आइडिया है? तो वहीं यूसिन बोलता है, बस तुम्हारा यही काम रह गया, अब जल्दी से उठ जाओ और चलो नीचे चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी के पास उसकी सिस्टर इन लॉ का कॉल आता है, मतलब यूसिन की सिस्टर का, जो उसे नीचे मिलने के लिए बुलाती है और वो भागती हुई वहाँ पर जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो सिस्टर होती है कुछ घर की बातें कर रही होती है और कह रही होती है, फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था मेरे ब्रदर के पास इनफ मनी है, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं हूँ। तभी वहाँ पर अचानक से यूसिन की अडॉप्टेड सिस्टर आ जाती है जो कहती है, तो तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाली थी, इससे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो कोई ओल्ड मैन होता है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में होती है। नैन्सी और उसकी रियल सिस्टर इन लॉ की तो हंसी नहीं रुक रही होती उसे देखकर और वो खुद को कंट्रोल कर रही होती हैं। नैन्सी बोल रही होती है, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो बोलती है, मुझे पता है सिटी की सब लड़कियां इससे प्यार करना चाहती हैं, पर इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और इसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इसलिए ये सिर्फ मुझसे प्यार कर रहा है। नैन्सी बोलती है, क्या तुम्हें पता है इसकी शादी हो चुकी है? जिस पर वो बोलती है, नहीं नहीं, इसकी वाइफ ने इसे डिवोर्स दे दिया है और अब ये फाइनली मुझसे शादी करेगा और हमें घर लेंगे किसी दूसरी कंट्री में जाकर। नैन्सी यहाँ पर अपनी सिस्टर से कहती है, हमें कुछ करना चाहिए, और वो खड़ी होती है और बोलती है कि अब तुम्हारे पास इतना रिच बॉयफ्रेंड है ही तो हमारी भी थोड़ी मदद करो। दरअसल हमने यहाँ पर खाना खाया मिसी और मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल चुकी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दोगी? और वो बहुत ड्रामेटिक होकर ये चीज़ बोल रही होती है, जिस पर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर इन लॉ कहती है, क्यों नहीं, तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर ये पैसे तो मुझे वापस कर देना वक्त आने पर। नैन्सी बोलती है, अब रिच इंसान भी गरीब लोगों से पैसे कहीं वापस लेते हैं क्या?
जिस पर वो बोलती है, अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे बॉयफ्रेंड के पास बहुत सारे पैसे हैं। और वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर नैन्सी को दे देती है। और उसके बाद नैन्सी अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर इन लॉ से कहती है, चलो हम चलकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं। और वो इग्नोर करके उन्हें लेकर वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, आपको जो खाना है आप ऑर्डर कर लो। और हम देखते हैं कि वो खाने के लिए ऑर्डर करती है। तभी अचानक से नैन्सी को आवाज़ आती है कि आसपास कोई घटिया इंसान है और वो इधर उधर देखने लगती है। तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर जुत्सु आकर उससे कहने लगता है, तो तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी वजह से उस दिन मैं जेल चला गया, लोगों ने मेरे नाम से वीडियोस बना दी और उसे सब जगह मेरी इंसल्ट हो गई। आज तुम उन सारी चीज़ों का हिसाब करोगी। नैन्सी बोलती है, बकवास बंद करो। जिस पर जुत्सु नैन्सी के साथ हार्श होने लगता है। तभी वहाँ पर योसेन आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मेरी वाइफ को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और हम देखते हैं कि वो एक जोर का पंच मारता है और जुत्सु वहाँ पर घुटनों पर बैठकर योसेन से माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दो। योसेन बोलता है, अगर दोबारा तो मेरी वाइफ के आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और नैन्सी जुत्सु से बोलती है, अब वक्त आ गया है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, हमसे भी दूर। और वो उसे चुराती हुई वहाँ से भेज देती है। योसेन उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। नैन्सी उसे प्यार जैसा महसूस कर रही होती है और बोल रही होती है, इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है मुझे, उसके बाद मुझे तकलीफ क्या होगी। उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर ये सब देखती है और बोलती है, मैं आप लोगों को अकेला छोड़ती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये सीधे हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर नैन्सी के बेबी का चेकअप करता है और बताता है, बेबी बिल्कुल हेल्दी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश भी है, आप रिलैक्स रहो। उसके बाद योसेन बोलता है, और तुम थोड़ा बाहर जाओ, मुझे डॉक्टर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। इधर नैन्सी अपनी मेडिकल रिपोर्ट देख रही होती है और खुश हो रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर मिसी आ जाती है और बोलती है, तो क्या बताया है डॉक्टर ने। और वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट छीनने लगती है। नैन्सी बोलती है, तुमसे क्या बोला है मैंने, मुझसे दूर रहो, और तुम्हें क्या इंटरेस्ट है। पहले तो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी और अब तो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई हो। तुम्हें कुछ आइडिया है तुम क्या कर रही हो। तुम किसी मैरिड इंसान का घर तोड़ने की कोशिश कर रही हो और ये काम सिर्फ घटिया लड़कियां करती हैं। जिस पर वो बोलती है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकती हूँ। तुमसे जेलस फील करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगी। नैन्सी को 2 मिनट के लिए उसके लिए सिंपैथी आती है। फिर याद आ जाता है कि इसने उसके और उसके बच्चे को मारने के लिए क्या क्या किया था। इवन उसके हस्बैंड से उसको दूर करने के लिए भी बहुत कुछ किया था। जिससे वो कहती है, देखो मुझे कुछ मतलब नहीं है। और वो गुस्से से मुंह फेरने लगती है। जिस पर मिसी वहाँ रखे हुए आइस कंटेनर को नैन्सी की तरफ फेंक देती है और वो एकदम से नैन्सी को लगने वाला होता है कि तभी योसेन बीच में आ जाता है और वो उस कंटेनर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम ठीक हो ना। पर कंटेनर में रखा हुआ सारा गर्म पानी योसेन के हाथ पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। मिसी बोलती है, मेरा गलती से पैर लग गया था, मेरा इंटेंशन नहीं था नैन्सी को नुकसान पहुंचाने का, मेरी बात मानो। योसेन यहाँ पर डॉक्टर से अपना इलाज करवाता है। नैन्सी बोलती है, सब ठीक है ना डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है, बस मामूली सा जख्म था, ठीक हो जाएगा। और नैन्सी मिसी से कहती है, दोबारा मेरी फैमिली और मेरे बच्चे से दूर रहना, तुम्हारी वजह से हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। योसेन बोलता है, तुम गुस्सा मत करो, चलो हम घर चलते हैं। और हम देखते हैं कि योसेन यहाँ पर नैन्सी को लेकर घर आ जाता है। इधर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योसेन अब काम कर रहा होता है। नैन्सी उसके लिए डिनर बनाकर लाती है और उसे अपने हाथों से प्यार से खिलाती है, उसके कंधों पर मसाज देती है और उसे अच्छे से ट्रीट करती है। रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब नैन्सी योसेन से अपनी मदद करवा रही होती है और वह फैमिली के सारे फाइनेंस अपने बच्चे को पढ़ाकर सुनवाने के लिए बोल रही होती है। योसेन बीच में रुक जाता है और बोलता है, तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है। नैन्सी बोलती है, बिल्कुल ज़रूरी है, बच्चे को पता होना चाहिए वह किस घर में आ रहा है। वह एक बिजनेस माइंडसेट हाउस है तो उसे मेंटली तैयार होकर आना चाहिए। जिस पर उसका बेबी बोलने लगता है कि मेरी मॉम तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अभी से वह मुझे इतना ज़्यादा फोर्स कर रही है फैमिली बिजनेस और बाकी के कामों को सेटल करने के लिए, आगे तो वह मेरे साथ क्या करेगी, मैं तो थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि योसेन एकदम से नैन्सी को किस करने लगता है। नैन्सी बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसी बीच इन दोनों के बीच में क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स भी बन जाते हैं और योसेन बताता है कि वह डॉक्टर के पास क्यों रुका था।
वह रीजन भी वह नैन्सी को बता देता है। ये जब आप ड्रामा देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही हूँ। यहाँ पर इनका कुछ पर्सनल रीजन होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर नैन्सी सो रही होती है। तब उसके पास कॉल आता है। यह कॉल उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का होता है, जो उसे अपने घर उसके हस्बैंड के साथ डिनर पर बुलाना चाहते थे। नैन्सी बोलती है, मैं योसिन से पूछती हूँ, वह आज अगर फ्री होगा तो हम जरूर आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वह योसिन से पूछती है, मेरे पेरेंट्स हमें डिनर पर बुला रहे हैं, क्या तुम चलोगे? योसिन हाँ कहता है और तैयार हो जाता है। इधर नैन्सी के पेरेंट्स के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके रिलेटिव्स घर में आए हुए होते हैं। नैन्सी की एक कजिन भी घर में आई होती है और उनके रिलेटिव्स बार बार उन्हें गरीब दिखा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, यहाँ कितनी गर्मी है, क्या आपके यहाँ एयर कंडीशनर नहीं है? और बार बार कह रहे होते हैं, आपके घर का फर्नीचर कितना पुराना है। और वहाँ पर उनकी कजिन कह रही होती है, खैर मेरे तो हस्बैंड ने मेरी पूरी फैमिली के फर्नीचर को रिनोवेट करवा दिया। इवन हर महीने हमें खर्चे के लिए भी पैसे देता है। उसका हस्बैंड भी वहीं बैठा होता है और वह बार बार नैन्सी और उसके हस्बैंड को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। इवन नैन्सी के पेरेंट्स को एम्बैरेस भी कर रही होती है। इवन उनके रिश्तेदारों भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि नैन्सी कब आएगी। नैन्सी आती है और उसकी मॉम वैसे ही उससे मिलती है और खुश हो जाती है। नैन्सी बोलती है, मामा परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपनी कजिन से बोलती है, साइड हटो। उसकी कजिन बोलती है, ये सोफा मेरे लिए है। नैन्सी बोलती है, वैसे तो तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा था। और वह उसे धक्का देकर सेंड कर देती है और वहाँ पर बैठ जाती है। और उसके बाद देखती है, अरे मेरी आंटी भी आई हुई है, इनसे तो मिलना मैं भूल ही गई थी। उसकी आंटी बोलती है, तुम अकेली आई हो और तुम इतनी पतली कैसे हो गई हो? लगता है कि तुम्हारे इन लॉज तुम्हें कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। मेरी डॉटर को देखो कितनी ब्यूटीफुल हो गई है, हर एक चीज, इसका मेकअप तक कितना एक्सपेंसिव है, इसके कपड़े देखो। नैन्सी उनकी बकवास सुन रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है। नैन्सी उसे देखकर बोलती है, तो ये मेरी प्यारी सी कजन का नया बॉयफ्रेंड है, वैसे ही दिखने में कुछ खास तो नहीं लग रहा है। और वह उसकी बेइज्जती करने लगती है। उसकी कजन भी अब एम्बैरेस्ड फील करती है और बोलती है, तुम अपनी हैड क्रॉस कर रही हो। नैन्सी बोलती है, तब से तुम लोग मेरे पेरेंट्स को इतना उल्टा सीधा सुना रहे हो, उसका क्या? उसकी नजर फिर नैन्सी के बैग पर जाती है और वह हंसकर बोलती है, तो असली बैग नहीं खरीद सकती हो तो तुम उसकी कॉपी लेकर आई हो। नैन्सी और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और बोलते हैं, तब से आप लोग हमसे कुछ कह रहे थे, अब हमारी बेटी से भी बराबर सारी गलत बातें बोल रहे हैं। ये बहुत गलत चीज है। मेरी बेटी को वैसे भी टाइम नहीं मिलता हमसे मिलने का, क्या थोड़ी देर आप हमें अकेला छोड़कर फैमिली टाइम स्पेंड करने देंगे? नैन्सी बोलती है, मामा डरिए मत, और उनसे कहती है, इस बैग का नाम बालेन्यागा है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बैग है। जितना तुम्हारे घर का मेंटेनेंस खर्चा चाहता होगा उससे 3 गुना ये बैग एक्सपेंसिव है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? और ये जो तुमने मेकअप लगा रखा है ना, ये मेकअप हर वीकली मार्केट में मिलता है, तो मुझे मत बताओ। उसके बाद नैन्सी उसके सामने अपनी रिचनेस फ्लेक्स करने लगती है और बोलने लगती है, हम ऐसे पैसे कहीं भी यूं ही उड़ा देते हैं, शायद आपकी डॉटर को तो नहीं मिलता होगा। जिस पर उसकी आंटी बोलती है, ज्यादा पिक्की होना बंद करो। उसके बाद नैन्सी कुछ पैसों के लिफाफे निकालती है और बोलती है, ये मैं अपने फादर के लिए लाई हूँ, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, बस एक कंट्री की GDP जितना अमाउंट है। और हम देखते हैं कि वह सबकी बराबर बेइज्जती कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी कज़न होती है वह उसके डिवोर्स का टॉपिक उठा लेती है और बोलती है, हमने तो सुना था तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स दे रहा है। लेकिन तब तक वहाँ पर योसिन आ जाता है और योसिन बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया होता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, दरअसल गाड़ी में इतने महंगे गिफ्ट्स रखे थे, मुझे खुद लाने पड़े। नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकता था, गलती से तोड़ देते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उसके बाद नैन्सी उसे अपने पासवर्ड दे देती है और योसिन बोलता है, वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिस पर उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं, ओरिजिनल तो हमें इस न्यूज़ के बारे में बताया ही नहीं। और बोलती है, आप क्या बताऊँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ कुछ झगड़ालू लोग बैठे हैं जिनका जहर उगलना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ और बार बार हर चीज़ पैसे पर आ जाती है। और वह योसिन से बोलती है, अभी हमने कितने पैसे खर्च किए थे और ये सारे गिफ्ट्स कितने पैसे के होंगे? योसिन बताने लगता है, यही कुछ 10-5 लाख के, जिसको सुनकर उसकी कज़न के होश उड़ जाते हैं और वह लोग वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेते हैं। नैन्सी बोलती है, वैसे इसमें से हम आपके लिए कुछ नहीं लाए, यह सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। और वह योसिन से बोलती है, देख रहे हो यहाँ जो कारे की टोली आई रखी है मेरी मॉम को परेशान करने के लिए। और उसके बाद वह सब वहाँ से चले जाते हैं। योसिन बोलते हैं, तो मुझे जवाब क्यों दे रही थी? नैन्सी बोलती है, तब से उन्होंने मेरे पेरेंट्स को परेशान कर मिसी बार बार बस एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं।
मेरे घर में एयर कंडीशनर नहीं है, मेरा डी बॉस होने वाला है, वगैरह वगैरह, और मेरे पेरेंट्स को परेशान कर रहे थे। अब मैं इतना सब कुछ तो टॉलरेट नहीं करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो आंटी होती है वह अभी भी नहीं जा रही होती है। नैन्सी बोलती है, आपको कुछ और चाहिए क्या, या मैं धक्के देकर निकालूं? उसकी आंटी फिर चुपचाप से वहां से चली जाती है। रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है और उनके पेरेंट्स योसिन और उसके लिए खाना पीना बनाते हैं। और यहाँ पर योसिन के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा खुश होते हैं उसके आने से, और उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों बच्चे अब एक दूसरे को डिवोशनल देकर हमेशा साथ रहने वाले हैं। तो वह सब डिसाइड करते हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का। योसिन और उसके फादर इन लॉ तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वह मान ही नहीं रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि योसिन इतना ज़्यादा ड्रिंक हो जाता है कि नैन्सी को उसे ही बेडरूम के अंदर लाना पड़ता है। योसिन ड्रिंकिंग की हालत में भी नैन्सी से बस एक ही चीज़ बोल रहा होता है कि वह दोबारा जुत्सु के पास कभी ना जाए। उससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे जलन भी होती है जब वह उसे जुत्सु या फिर किसी और इंसान से रिलेटेड बात करती है, जिस पर नैन्सी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिसी और जुत्सु मिलकर यह रूमर्स उड़ा रहे थे। मैंने उसे कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर ऐसे अपने किया। जिस पर योसिन उसे किस करने लगता है और इनके बीच में क्लोजर रोमांटिक मोमेंट बन जाते हैं। अगली सुबह योसिन की आंख खुलती है तो वह डरा हुआ होता है कि उसने और इनी से कहीं कुछ गलत सिलेक्ट तो नहीं बोल दिया, और आइनी जो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है और उसे समझाती है सब ठीक है, उसने कुछ भी गलत नहीं बोला है। योसिन उसकी बात समझता है और उसे बोलता है, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया होगा। नैन्सी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, और उसके पास बैठ जाती है और बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, और हमारा बेबी ये तो हमारे लिए गुड लक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर योसिन अपने ऑफिस में होता है और उसे जब पता चलता है कि हॉस्पिटल में मिसी जानबूझकर नैन्सी के ऊपर वह कैप्चर फेंकने की कोशिश की थी यूज वीडियो के थ्रू, तो वह मिसी को ऑफिस में बुलाता है। मिसी एक्साइटेड होती है कि योसिन उसे अकेले में क्यों मिलने वाला है। योसिन यहाँ पर उसे वार्निंग देता है कि यह पहली बार और आखिरी बार है तुम्हारे साथ, वरना अगर तुमने नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। मिसी यहाँ पर शॉक में होती है और योसिन उसे वार्निंग देकर चला जाता है और मिसी बोलती है कि मैं नैन्सी को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, यूज आईनी सब चीज़ों का बदला लेकर रहूंगी। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर मिसी ने अब अपना अगला शिकार नैन्सी को बनाया होता है। नैन्सी अपने घर पर होती है और कोई किताब पढ़ रही होती है, तभी अचानक से वहाँ पर मिसी आ जाती है और बोलती है, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। नैन्सी बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी है। मिसी बोलती है, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है और मैंने तुम और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं माफी मांगने आई हूँ। मैं एक टेम्पल गई थी, वहाँ से मैं एक ब्रेसलेट लाई हूँ। मिसी जबरदस्ती नैन्सी को वो ब्रेसलेट पहनाने लगती है, पर नैन्सी को पता होता है कि यहाँ भी दाल में कुछ न कुछ काला होगा। उसका बच्चा पहले ही उसे बता देता है कि मॉम, इस ब्रेसलेट में पॉइजन है और ये हमें और तुम्हें मारना चाहती है। नैन्सी उस ब्रेसलेट को दूर फेंक देती है और वो टूट जाता है, जिस पर मिसी को बहुत गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ घर की नौकरानी आ जाती है और बोलती है, कल की पार्टी के लिए बॉस ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। नैन्सी बोलती है, इसको यही रख दो, मैं बाद में पहनूंगी। और वो ऊपर जाने से पहले मिसी से बोलती है, 2 मिनट के अंदर मेरे घर से बाहर निकल जाना। मिसी वे कपड़े देखती है और बोलती है, ये तो सब लिमिटेड एडिशन है और ये ज्वेलरी भी लिमिटेड एडिशन है, इसको तो मैं कल बताती हूँ। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। नैन्सी रेडी होकर उस पार्टी में जाती है। योसिन सभी लोगों से मिल रहा होता है। सभी लोग नैन्सी और योसिन की जोड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट लगते हैं। नैन्सी ये सब तारीफें सुनती है और उसे तभी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। योसिन बोलता है, तुम जाकर सिस्टर के साथ इधर उधर घूमो, मैं तब तक बाकी लोगों से मिलकर आता हूँ। इधर योसिन की अडॉप्टेड सिस्टर मिसी के साथ खड़ी होती है और मिसी उसके कान भर रही होती है। वो रोती हुई बोलती है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स ने तो तुम्हें ऐसे डिस्कार्ड कर दिया कि तुम कभी भी उनके फैमिली की पार्ट नहीं थी। वो उसे बहुत बुरा महसूस करवा रही होती है, जिसपे वो कहती है, मुझे क्या करना चाहिए। मिसी बोलती है, तुम्हारी जगह मैं होती तो उस फैमिली से प्रॉब्लम को हटा देती जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो सारा ब्लेम और रेज नैन्सी के ऊपर डाल देती है। वो बोलती है, तुमने सही कहा, मुझे नैन्सी को मजा चखाना चाहिए। इधर नैन्सी अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर इन लॉ के पास खड़ी होती है और बोलती है, हाँ बहुत अच्छी लव स्टोरी थी। फिर वो फ्लैशबैक का सीन बताती है कि जब वो योसिन के साथ स्कूल में हुआ करती थी तो अक्सर योसिन अपनी साइकिल लेकर उसके सामने से
गुजरता करता था। नैन्सी को मौका मिल जाता था उसे परेशान करने का और वो पूरे रास्ते उसे परेशान करती रहती थी, पर उस मोमेंट पर भी योसिन और उसके बीच में क्लोज बॉन्ड था। एक बार योसिन ने अचानक से उसे किस कर लिया था और ये उसकी स्कूल की पहली किस थी योसिन के साथ। ये सुनकर उसकी सिस्टर इन लॉ उसका मजाक बनाती है और बोलती है, आप तो स्कूल टाइम से ही बहुत ज्यादा शैतान रही हैं। नैन्सी हंसने लगती है और वो भी हंसने लगती है। तभी वहाँ योसिन की अडॉप्टेड सिस्टर आ जाती है और बोलती है, इसको शैतान होना या बच्चों जैसी हरकतें करना नहीं बोलते, इसको शेमलेस होना बोलते हैं, जो नैन्सी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। नैन्सी बोलती है, तो मैं क्यों जलन हो रही है? जिस पर वो बोलती है, जलन तो होगी ना, तुम्हारी वजह से मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। कोई मुझे अपनाने से मना कर रहा है और सब मुझसे दूर हो रहे हैं। वो नैन्सी की तरफ नफरत भरी नजरों से देख रही होती है। नैन्सी अपनी सिस्टर इन लॉ का हाथ पकड़कर जाने लगती है। तभी वो लड़की पीछे से आकर नैन्सी को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी साइड हो जाती है और वो खुद पानी में गिर जाती है। जैसे ही नैन्सी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, वो नैन्सी को दोबारा से धक्का दे देती है और नैन्सी पानी में गिर जाती है। नैन्सी को बचाने के लिए उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर इन लॉ आगे आती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए बोलती है। वो कह रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो मर जाएगी, उसे वापस आने दो। लेकिन तभी नैन्सी स्विमिंग पूल से बाहर निकल कर आ जाती है और उल्टा उसे धक्का दे देती है। वो बोलती है, मुझे तो स्विमिंग आती थी, पर इस बेवकूफ का क्या, इसे तो स्विमिंग भी नहीं आती। लेकिन तभी नैन्सी को अचानक से पेट में दर्द जैसा महसूस होने लगता है। इधर योसिन अपनी मॉम से पूछता है नैन्सी कहाँ है, जिस पर वो बोलती है कि उसको तो मैंने अपनी डॉटर के साथ छोड़ा था। इधर नैन्सी रूम के अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। योसिन का उसके पास कॉल आता है और वो बताती है कि वो रूम के अंदर आ गई है। लेकिन तभी मिसी उसे बीच में रोक लेती है और बोलती है, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। वो योसिन को अपने साथ ले जाती है और उसे ड्रिंक भी देती है। योसिन पहले से ही समझ आता है कि दाल में कुछ तो काला है। योसिन इतना ज्यादा समझदार होता है, मिसी उसका रूम नंबर कार्ड ले लेती है और खुद रूम के अंदर चली जाती है। पीछे से एक ओल्ड मैन आकर उसके साथ क्लोज और रोमांटिक होने लगता है। अंधेरे की वजह से मिसी को लग रहा होता है कि ये सब योसिन कर रहा है। योसिन और उसका असिस्टेंट बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। मिसी रेडी होकर नीचे पार्टी में आ जाती है। योसिन उससे पूछता है, सब ठीक है ना? नैन्सी बोलती है, हाँ सब ठीक है, जैसा हमने प्लान किया था सब वैसा ही चल रहा है। उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर इन लॉ बोलती है, क्या मॉम को सब कुछ बताना है? नैन्सी बोलती है, वक्त आने पर सब एक्सपोज हो जाएगा, अभी कुछ भी मत बताओ वरना वो टेंशन में आ जाएंगी। इसके बाद वो अपने बेबी से बोलती है, बहुत जल्दी हम प्रोटेक्शन शील्ड में जाने वाले हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स हमने निकाल दिए हैं और डैडी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बस तुम हिम्मत रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मिसी आती है और बोलती है, कैसी हो नैन्सी? वो बोलती है, क्यों ना हम नेकलेस एक्सचेंज कर ले जैसे हमने हस्बैंड एक्सचेंज किया। नैन्सी बोलती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो अपना नेकलेस निकालकर उसे देने लगती है और बोलती है, इसे तुम ही रखो। मिसी बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं ये नहीं बोल रही थी। नैन्सी बोलती है, तब से तो तुम यही बकवास कर रही थी। सभी लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं क्योंकि मिसी और नैन्सी के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ योसिन आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ? नैन्सी बोलती है, पता नहीं, अजीब सी बातें कर रही थी, बोल रही थी नेकलेस एक्सचेंज कर लेते हैं जैसे हमने हस्बैंड एक्सचेंज किया। तो मैंने कहा, हस्बैंड पे क्यों जा रही हो, नेकलेस ले लो। लेकिन नेकलेस लेने से भी मना कर रही है और बार बार मुझे ट्रिगर भी कर रही है। सभी गेस्ट कहने लगते हैं, मिसी ये बहुत गलत बात है, कोई लड़की प्रेग्नेंट है और तुम उसे परेशान कर रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिसी बोलती है, मैं परेशान नहीं कर रही, इसका हस्बैंड का अफेयर मेरे साथ चल रहा है, तब से हम एक रूम में थे और मेकआउट कर रहे थे। वो अचानक से वीडियो चलाकर सबको दिखाने लगती है। नैन्सी और बाकी के गेस्ट बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। योसिन नैन्सी की आंखें बंद कर रहा होता है और बोल रहा होता है, ये सब मत देखो। नैन्सी बोलती है, सबको देखने दो, ये तुम्हारा नाम ले रही है, पर पता नहीं किसके साथ थी रूम के अंदर। मिसी जब वीडियो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो रूम के अंदर किसी ओल्ड मैन के साथ थी। सबके सामने उसका मजाक बन चुका होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। योसिन बोलता है, तुमने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे। योसिन बोलता है, पर वो ड्रिंक मैंने कभी पी ही नहीं थी क्योंकि मुझे पहले से पता था तुम क्या करने वाली हो। अब सभी लोग मिसी पर हंसने लगते हैं। यहाँ मिसी का सबके सामने मजाक बन जाता है। नैन्सी की मदर इन लॉ उसे जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी जैसी लड़की हमें फैमिली में नहीं चाहिए। लेकिन तभी नैन्सी को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। मिसी को वहाँ के लोग पकड़ कर ले जाते हैं और इधर नैन्सी को हॉस्पिटल ले जाने की बात होती है।
इधर घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी अडॉप्टेड डॉटर को वापस उसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से उसे अडॉप्ट किया गया था, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास। अब वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा इंसान उनकी फैमिली में रहे जो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। वो लड़की बहुत ज्यादा माफी मांगती है, लेकिन उसे रिजल्ट में सिर्फ वहाँ से जाने के लिए ही बोल दिया जाता है। वो नैन्सी को भी कॉल करती है और प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा कभी उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन नैन्सी उसे माफ करने की जगह बोलती है, मेरी मदर इन लॉ ने जो डिसाइड किया है वही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसिन नैन्सी के पास आता है। वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया होता है। वो बोलता है कि हम एक चाइल्ड केयरिंग वर्कशॉप में चलेंगे। यूसिन और नैन्सी वहाँ जाते हैं। यूसिन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सभी लोग उसे देखकर ऐसे हस्बैंड होने की डिमांड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी को कुछ फोटोज यूसिन के स्टडी रूम से मिलती हैं। उसे लगने लगता है कि यूसिन की लाइफ में कोई और लड़की भी थी जिसे वो स्कूल टाइम में पसंद करता था। नैन्सी दिन ब दिन अपसेट होने लगती है बिना बुरी सच्चाई जाने। आखिर में वो इस बारे में यूसिन से बात करती है। यूसिन बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं नैन्सी ही थी और जो लड़की उसके साथ स्कूल टाइम में घूमती थी और उसे परेशान करती थी वो उसकी फ्रेंड थी जो इस कंट्री में रहती भी नहीं है। उसके और यूसिन के बीच कभी कुछ भी नहीं था। नैन्सी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और वो नॉर्मल फील करने लगती है। यूसिन उससे कहता है कि उसने कभी किसी और लड़की को उस नजर से नहीं देखा जैसे वो नैन्सी को देखता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी हॉस्पिटल में होती है। यूसिन और सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ मौजूद होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि नैन्सी ने एक ब्यूटीफुल बेटे को जन्म दिया है। नैन्सी कुछ वक्त बाद अपने बेटे को घर ले आती है। उसे सुलाने के बाद वो अपने हस्बैंड के पास स्टडी रूम में जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।